माइनॉरिटी फियर जो है वो क्यों पैदा होता है? वो इसलिए पैदा होता है क्योंकि आपने ये भरोसा नहीं दिलाया कि हम आपके लिए खड़े हैं। डेमोक्रेसी की पहली शर्त क्या है सर? मेजोरिटेरियन। पॉलिटिकली आप जो कह रहे हैं मैं उससे 100% सहमत हूं, लेकिन कोई आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है। अपने अंदर ये क्षमता पैदा करना कि हम देख सकें। लीडरशिप का क्या मतलब होता है? लीडरशिप का मतलब होता है जहां आप ये अनुमान लगाने की आपकी क्षमता हो कि कल क्या होगा, और उसके अनुसार अगर कुछ आपको खराब नजर आ रहा है तो उसके अनुसार आप आज वो फैसले ले सकें जो उस खराबी को चेक कर सकें। पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं ये तो ऐसे फैसले लेती हैं जो कल को खराब करना ही करना है उनको। ठीक है, मतलब मैं ये गलत समझ रहा हूँ, हो सकता है कि सारा ज्ञान जो है आरिफ साहब का और हिंदुस्तान का वो मुसलमानों के लिए कि उनको ठीक होना है। नहीं, और जो हिंदू है, जो मेजोरिटी है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उनका साथ देने के लिए लगी हुई है ना? यही आप कह रहे हैं? मेरा बिल्कुल ये मानना नहीं है। मेरा तो मानना ये है कि हर किसी, मैं तो कम्युनिटी को भी नहीं मानता। मैं हैरान इसलिए हूं मैं जो तो व्यक्ति को मानता हूं 36 साल की उम्र में अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी बात के लिए खड़ा हो सकता है, वो आज इस बात को सच कहने से थोड़ा सा बच रहा है। नहीं, मैं बच नहीं रहा हूं। आप माफ कीजिएगा मुझे। आपको ये सोचने का पूरा अधिकार है। मैं बच नहीं रहा हूं। ये आपको ताज्जुब हो रहा है इसलिए कि आप आज की परिस्थिति पे गौर कर रहे हैं। तो उसी पर तो करना पड़ेगा। एक मिनट, मैं 1986 में कह रहा था कि ये परिस्थिति बनने वाली है। जी ठीक है, तो मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं है। मुझे क्यों ताज्जुब होना चाहिए जब मैं 1986 में कह रहा था कि आपने ऐसे बीज बो दिए हैं कि इसके फल तो आपको काटने पड़ेंगे। मुझे देखिए, अगर कम्युनल वाकई में होते इस देश के लोग तो ये देश 1947 में ही वो रुख इख्तियार कर जाता। चूंकि इतना बड़ा हादसा हुआ था, देश के 2 टुकड़े हुए थे। यहां पर लोग जब कम्युनल हो, तो मैं जनरल बात कर रहा हूं, किसी एक कम्युनिटी, यहां पे जनरल लोग उनकी रिएक्शन में कुछ बातें ऐसे करते हैं जो अस्वीकार्य होती हैं। नॉर्मल परिस्थिति में ये तो मतलब यहाँ तो धर्म की परिभाषा ही कुछ और है। ठीक है सर, एक और आखिरी सवाल इस पर करते हैं, फिर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन पर एक्सपर्टीज है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल, आपने वंदे मातरम का उर्दू ट्रांसलेशन किया। हाँ। आज तो वंदे मातरम को लेकर ही एक बड़ा झगड़ा विवाद खड़ा हो गया और फिर उस विवाद को एक नया रूप दिया गया, नया कुछ काम हुआ। उसका दूसरा मतलब मैं समझना चाहता हूं कि जब बार बार या हर बार आप उनकी नेशनलिटी, उनकी ईमानदारी, उनकी देशभक्ति पर शक करते हैं और हर बार सर्टिफिकेट चाहते हैं, ये वाजिब है? बिल्कुल गलत है। मैंने जब ट्रांसलेशन किया था उस वक्त मेरा इंटरव्यू ऑर्गेनाइजर में छपा है, जहां मैंने ये कहा, माँ बाप से प्यार करना, माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन आप कानून बना के फोर्स करके किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि माँ बाप का वो आदर करे, सम्मान करे। ये व्यक्ति के अपने ऊपर है। बदबख्त है वो जो नहीं करेगा। लेकिन अब तो कानून बना लिया। ये कानून से नहीं होता है। कानून अब नहीं बनाया है। कानून तो हमारी नेशनल ड्यूटीज वाला जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा हुआ है। उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आप मुझे फोर्स कर सकते हैं गाने के लिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि मुझे राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय उसके सम्मान में रहना, उसके प्रति सम्मान दिखा रहा है। ये कोई मजबूर नहीं कर रहा कि आप उसको गाइए। लेकिन जितने भी आइकॉन्स हैं, नेशनल आइकॉन है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, उसके प्रति एक सम्मान की भावना रखनी। जी। एक बात और कह कि आपने पहला जो आपका प्रश्न है शाहबानो को लेकर, देखिए 2019 में
ये सामाजिक सुधार के जिसे तीन नाम तलाक दिया का जाता है, ये काम जो होते हैं ये फौरी तौर पे नहीं होते। इसे जो कोई आदमी इसमें पहल करता है, उसके कहीं मरने के बाद, जमाने के बाद समझ आता है। लोग याद कर, ये होता है चूंकि समय की मांग है, लेकिन उस वक्त नहीं होता। लेकिन आप इस पर गौर करिए, 2019 में ये 3 तलाक को आउटलॉ करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके बाद सरकार का मैंने खत लिखा और उस पर वो कानून बना। आज आपको मालूम, मुस्लिम समाज में किसी भी समाज की तरह तलाक पे कोई पाबंदी नहीं, 3 तलाक पे पाबंदी। 3 तलाक पे पाबंदी के नतीजे में 96% का डिक्लाइन है डिवोर्स रेट। ये अच्छी बात, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये कैसे मतलब इसका फायदा किसको हुआ? मैं महिलाओं से ज्यादा, मुस्लिम महिलाओं से ज्यादा फायदा मानता हूं उन परिवारों के बच्चों का जो माँ बाप के अलग होने के बाद कम उम्री में सड़क पे आ जाते थे। और मैं आपसे एक बात कहूं, मैं 100% कोई ज़रूरी नहीं है, किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं है, मेरे आप चाहे जितने मित्र हो, मेरी आपके प्रति चाहे जितनी आस्था हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है मैं आपसे 100% सहमत हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मेरे अंदर कृतज्ञता का भाव, ठीक, मुझे तो बिल्कुल इर्रेलिवेंट कर दिया था इन्होंने। और एक तरह से अगर मैं कहूँ तो जब इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड की ये डिमांड मानी कि मुझे मीटिंग में भी शामिल नहीं किया जाएगा, तो मुझे तो एक तरह से भेड़ियों के सामने डाल दिया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एहसान है कि उन्होंने मेरे खत लिखने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2 महीने तक बीजेपी के बड़े बड़े लीडर कहते रहे अब किसी कानून की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया और तलाक़ें होती रही। फिर मैंने मेरी पुराने जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे एक किस्सा हुआ, मैंने उसमें 1 महीना कोशिश करने के बाद प्रधानमंत्री जी को एक बहुत सख्त खत लिखा। इतना सख्त था वो, छपा है सारे अखबारों में, आखिरी पैरा इतना सख्त था। मैंने कहा अगर आप सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को लागू करने के लिए कानून नहीं बनाएंगे तो आप राजीव जी से बड़ा ब्लंडर करेंगे जो उन्होंने 1986 में किया था। अगले दिन उन्होंने मुझे बुला लिया, 1 घंटे के करीब डिस्कस किया, मुझसे कहा मेरी बात समझ में आ गई, अब आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं, लोग आपसे बात करें। और अगले दिन लॉ मिनिस्ट्री की पूरी टीम मेरे घर आ गई और उसके अगले दिन फिर आए कुछ और फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए। 10 दिन में लोकसभा से पास हो गया, लेकिन कांग्रेस ने नहीं होने दिया राज्यसभा में, चूंकि राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, तो 2019 में पास हो पाया। तो मैं तो ये जो मतलब जिस कॉज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मैंने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर को दांव पे लगा दिया था, ये ठीक है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और ये मैं उनका एहसान मरते दम तक भी नहीं भूल सकता हूँ। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है कि मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन मेरी इतनी ज्यादा मेरे मन में कृतज्ञता का भाव है, एहसानमंदी, इसलिए मैं ठीक है, किसी ऐसी चीज में नहीं जाऊंगा कि जो क्रिटिकल हो, मैं नहीं करूंगा। ठीक सर, आपकी पहचान धर्म, आध्यात्म, संस्कृति, उसके स्कॉलर के तौर पर तो है ही, लेकिन एक बड़ी पहचान है जिसके लिए मैं समझता हूँ कि आपका भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, खासतौर से कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, जुडिशरी को लेकर, सुप्रीमेसी को लेकर, और आप गवर्नर रहे 2 राज्यों में, केरल में, बिहार में। मौजूदा हालात में गवर्नर्स को लेकर बड़ी चर्चा होती रही, और वैसे तो अक्सर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स ही हुए पिछले जितने भी साल में रहे, लेकिन अभी ये माना गया कि जो मौजूदा सरकार है, व्यवस्था है,